तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जी HTML फाइल जो होती है उसका जो पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला पार्ट HTML फाइल का हेड का पार्ट होता है। हेड के अंदर हमने कुछ टैग्स भी पढ़े थे, ठीक है? कौन कौन से टैग्स थे? टाइटल, बॉडी। कॉपी के बगैर कितने लोग हैं? कुछ कागज पेंसिल, मतलब कोई लैपटॉप, ना लैपटॉप ना कागज पेंसिल, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी की बोतल है मिलकर। इतने स्टूडेंट कितने हैं? आप हो माशाल्लाह। चलो जो फर्स्ट हैं उनको तो हम बता सकते हैं ना, एक दिन का मार्जिन दे सकते हैं कि वो कॉपी के बगैर है। तो बाकी के लोग जो मैं पढ़ाता हूँ फिर नोट कैसे करेंगे? और फिर मुझे ग्रुप में मैसेज आ रहा होता है कि टैग काम नहीं कर रहा। तो जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो थोड़ा बहुत आपको नोट डाउन भी करना चाहिए ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे से आप लोगों ने फेविकॉन का टैग लिख कर देना सब में कौन कौन लिख के दे सकता है? फेविकॉन का टैग लिख कर, पढ़ा था ना फेविकॉन? फेविकॉन पढ़ा था? फेविकॉन का टैग लिख कर देना मुझे, कौन कौन लिख कर दे सकता है? शाबाश, जल्दी से, मैंने आगे पढ़ाना भी है लेकिन मुझे ये जानना है कि लिख के कौन दे सकता है फेविकॉन का टैग? एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, पता नहीं आपके कैंपस का था किसी दूसरे कैंपस का था, उसने फेविकॉन मुझे भेजा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था फेविकॉन डॉट आइकॉन ICO, आइकॉन का इमेज लगाया हुआ था उसने। मैंने कहा था ना कि इसको हमने हर हालत में PNG रखना है, और जहाँ पर आपने अपनी HTML फाइल को सेव करना है वहीं पर आपने फेविकॉन की फाइल को भी सेव करना है। फेविकॉन की फाइल का नाम भी फेविकॉन होना चाहिए, और उसकी एक्सटेंशन आपने, यानी उसकी टाइप, उसका फॉर्मेट आपने क्या चूज़ करना है? PNG मैंने कहा था चूज़ करना है। समटाइम वो JPG को पिक भी कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने SEO के पॉइंट से समटाइम वो उस फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करता, तो हमने उसको चूज़ करना है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँगी सिर्फ मुझे अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर सब लोग लिख कर दिखाएं जरा फेविकॉन का टैग। आप याद रखिए कोडिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक माइंडसेट है कि ये मुश्किल है, ठीक है? सबसे पहला वो माइंडसेट इसलिए है कि जब हम इतनी बड़ी कोडिंग देखते हैं ना वो मुश्किल लगती है। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने तो बहुत थोड़ी सी कोडिंग आपको पढ़ानी है, सिर्फ 4-5 चीज़ें ही पढ़ानी है ना, और आपको मैंने एक खास वेबसाइट से वो सारे टैग्स दिखाए भी थे, बल्कि मैंने आप देखा भी होगा आपने, मैंने एक वेबसाइट से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया था। तो आप लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। कौन सी वेबसाइट थी बोला? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, बस होगी आगे मतलब आज मैंने परेशान करने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। अगर आज आप परेशान होंगे तो कल थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करके आएंगे, बात आगे बढ़ेगी। यही तो आप समझेंगे कि बस सर से ही पूछना है, सर ने तो कुछ नहीं करना, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के सर हो, चाहे वेब डेवलपमेंट के सर हो, चाहे ग्राफिक्स के सर, सब कुछ आपने करना है, किसी सर ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने करना है। कोई लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि आज छोड़ दूं मैं कल से, ठीक है? एक तो सब लोग अपने हाथ में भी कॉपी पेंसिल लेकर आया करो यार, पता लगे पार्क में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, ऊपर चढ़ता हुआ लेके कहाँ जा रहे हो भाई? हाँ, खाली लैपटॉप हाथ में हो फिर भी ठीक है कि बंदा प्रैक्टिस कर लेगा, कॉपी हाथ में हो तो चलो लैपटॉप नहीं है तो नोट डाउन कर लेगा। तो अगर दोनों चीज़ें ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? तो प्रॉब्लम है ना, कोई ना कोई चीज़ तो हाथ में होनी चाहिए। चलो ठीक है, एक दिन का मैंने मार्जिन दिया, लेक्चर मेरा मौजूद है, ठीक है ना? आप उस लेक्चर से सब कुछ देख सकते हो। आज हम जरा आगे के टैग को देखते हैं। HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कहाँ से शुरू होती है भाई? HTML से शुरू होती है। अच्छा, अब आपने एक काम और करना है, वो क्या करना है? वो ये करना है कि एक एप्लीकेशन है नोटपैड प्लस प्लस, जी नाम नोट कर लें, एप्लीकेशन का क्या नाम है? ये एक एप्लीकेशन है नोटपैड प्लस। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, यानी अब आज के बाद हम जो कोडिंग करेंगे वो नोटपैड प्लस प्लस में करेंगे, ठीक है? यानी
अब हम जो कोडिंग करेंगे, मैं जरा नेट कनेक्ट कर लूँ। अब ये नोटपैड प्लस प्लस एक प्रोग्राम है और ये फ्री है, ये फ्रीवेयर है। सॉफ्टवेयर होता है ना, इसे हम बोलते हैं ये फ्रीवेयर है, यानी ये फ्री में इंटरनेट से मिल जाएगा आपको। कोई इसका सीरियल नंबर, कोई क्रैक, कोई लाइसेंस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्री में सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट से आपने इसे डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करेंगे नेट से? प्ले स्टोर, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके फिर कहाँ लेके जाएंगे? मैंने कहा अगर हम प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करेंगे तो यूज़ कैसे करेंगे? किस जगह पे? लैपटॉप पे? नहीं नहीं, आपने इसको लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पे करना है, ठीक है? कंप्यूटर की बात हो रही है, जो भी काम हमने करना है, ये एसईओ जो है ये मोबाइल पे नहीं होगी, ये सब ध्यान में रखें। एसईओ मैं जब भी कोई बात करूंगा तो लैपटॉप और हाँ, जब मैं इनसाइट्स की बात करूंगा, जब मैं एनालिसिस की बात करूंगा, मैं कहूँगा भाई ये वाले एनालिसिस करने हैं ना, एक छोटा सा मोबाइल एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल कर लो तो एनालिसिस कर सकते हैं हम। तो फिर हम एनालिसिस के लिए उस जगह पर जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप के लिए और डेस्कटॉप के लिए, ठीक है? सो हम नेट पर जाएंगे और कोई भी फ्री प्रोग्राम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप भाई? कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आपने अपने क्रोम को खोलना है और क्या लिख रहे हैं? डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस, बस बहुत है इतना। फ्रीवेयर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बोला था। तो आपने लिखना है डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस, आपके सामने ही लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करना, वो आपको बोलेगा भाई इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करोगे साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, काम खत्म। वो लंबा चौड़ा एप्लीकेशन भी नहीं है, इंस्टॉलेशन भी कोई लेंथी नहीं है, कोई चीज़ें उसने हमसे पूछनी भी नहीं है कि भाई इसको मैं किस तरीके से इंस्टॉल करूं। तो इसकी इंस्टॉलेशन सिंपल सी है। क्या लिखना है आपने? डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। आगे से आप लोग बताएं क्या करें जी? इसको इस पर क्लिक करें, सबसे ऊपर लेटेस्ट ही आ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में ऊपर वाला ना चले तो आप नीचे से कोई पिक कर लेना। बहुत सारे डाउनलोड्स लिखे हुए हैं, इस पर क्लिक करना है। हाँ, काफ़ी सारी जगहों पे डाउनलोड है, बहुत एड्स भी हैं, क्लिक करेंगे तो एड्स चलना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। बस इसने इंस्टॉल शुरू कर दिया, हो गया इंस्टॉल, डाउनलोड हो रहा है ना। फोल्डर में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, ये देखें खुद ही ऑटो इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ओके का बटन आ गया ना कि भाई इसे इंस्टॉल कर दूं, मैं कहता हूँ अभी कर दो। चले, मेरे पास बेशक ऑलरेडी इंस्टॉल भी है, फिर भी मैंने कर दिया दोबारा से। ये कोई मुश्किल साइंस तो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज ना भेजे कि सर वो उसका लिंक भेज दें। आपने देखा ना, ये कोई लिंक तो नहीं था, नेट से डायरेक्ट मैंने डाउनलोड किया। ये जो बातें मैं करता हूँ ना ये मेरे तजर्बे में इजाफा हुआ होता है, मैं तब करता हूँ। स्टूडेंट्स ये मुझे कहते हैं तो मैं इसलिए बता रहा होता हूँ। फिर मुझे घर जाके मैसेज आता है कि सर वो डाउनलोड का लिंक भेज दें, ठीक है? तो ये आपको पता लग गया कि ये कोई लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं किसी को भी, किसी को। गूगल पर जाएं, सर्च करें, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी खुद ही। कहता है भाई डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना दो, मैं कहता हूँ चलो ये भी बना दो। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। बस इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर दिस प्रोसेस मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता हूँ। अब आपने क्या करना है, फ्यूचर में आपने जितनी भी एडिटिंग करनी होगी, इवन मेरे पास कोई HTML का प्रोजेक्ट आता है, यानी SEO के लिए अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके उसकी SEO करता हूँ। यानी उसकी कोडिंग में जो भी चेंजेस करनी होती है मैं नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल करता हूँ। आप में से अगर कोई बंदा कॉलेज से वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हो और आपके सर आपको कोई और
एडिटर इस्तेमाल करवा रहे हो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कोई शर्त नहीं है कि यही यूज़ करना है भाई, ये एक एडिटर है और इस तरह के बहुत सारे एडिटर्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटर है, वर्ड परफेक्ट भी एडिटर है भाई, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, नोटपैड को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वो बहुत कोई हाईफाई नहीं है, उसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो फाइन, आप कोई सा भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अभी खोल दूँ इसको, मैं कहता हूँ हाँ भी खोल दो इसको, फिनिश करें, इसे भी ऑन कर लेते हैं, रन करो इसको, खुल गया। ये भी आपको बताया हुआ है कि हम लोगों ने फ्यूचर में कोई फाइलें क्रिएट तो करनी नहीं है, अभी ये पहले 2-3 लेसन्स में जिसमें हम नोटपैड में फाइलें बना रहे हैं, HTML फाइलें क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए कर रहे हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। बाद में तो हमने हर दफ़ा एडिटिंग ही करनी है, हर वेबसाइट रेडीमेड हमारे पास आएगी, हम सिर्फ उसमें जाकर टाइटल को फाइंड करेंगे, मेटा को फाइंड करेंगे, मतलब फेविकॉन को देखेंगे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, चेंजेस होनी है उसमें, क्रिएट कुछ नहीं होना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेबसाइट की फाइलें बनानी शुरू कर देंगे, आप बनी हुई फाइलों में चेंजेस करेंगे जो फाइलें पहले से बनी होंगी। ये देखें जरा, खुल गया हमारे सामने, इसमें थोड़ा सा फर्क भी नज़र आ रहा है, लाइनें भी नज़र आ रही हैं, डिफरेंट कलर में भी चीज़ें नज़र आने लगी हुई हैं, ऐसे ही है। अब हम पहले ये देख लेते हैं आज इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो ये तो मेरी वो फाइलें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, आप जब करोगे तो मे भी आपके पास तो इनमें से कोई फाइल ना आए, तो मैं इन फाइलों को बंद कर दूं, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये मैंने इंस्टॉलेशन किया है ना, तो ये फाइल आपके पास आ सकती है, हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सबको फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। जी ये पहले से मैं इस पर काम कर रहा था, मैंने कहा नहीं भी सेव नहीं करनी, इस पर भी काम कर रहा था मैंने, इसे भी सेव नहीं करना, नो कर दिया, और इसे भी मैंने नो कर दिया, इसे भी बंद कर दें। इस तरह अब हमारे पास स्टेटस आ गया, बिल्कुल नोटपैड भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब आपने करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर अभी कोई, क्योंकि अभी तो आप फाइल बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपने कोई एक HTML फाइल बना लेनी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने HTML का बेसिक सिंटेक्स भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पहले आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। क्यों सेव करना है उसकी वजह बताता हूँ, पहले सेव कर लें जी, फाइल में आते हैं, सेव एज में आते हैं, वो तो नोटपैड था ना, वहाँ पर ऑप्शंस आ रहे थे कि भाई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमने ऑल फाइल्स कर लिया था, लेकिन मैं इसकी अगर सेव एज टाइप्स में जाऊँगा, ये देखें ये लिखा हुआ है सेव एज टाइप्स, सबको नजर आ रहा है ना सेव एज टाइप लिखा हुआ है, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ टाइप्स हैं। यही वजह है मैं कह रहा था कि ये सपोर्टिव है बहुत सारे काम करने के लिए, डेवलपर भी इसे यूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, C की फाइल भी इसमें बन जाएगी, PHP की फाइल भी इसमें बन जाएगी, HTML की फाइल भी इसमें खुल जाएगी। लेकिन हमारा काम क्या है फिलहाल, HTML का, तो हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर HTML का फॉर्मेट है कि नहीं है। सो मैं H प्रेस करता हूँ, मैंने H प्रेस कर दिया, फिर किया, देखते हैं ज़रा मैं जहाँ पे रुका हूँ आकर क्या लिखा हुआ आ रहा है, जी HTML फाइल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल आ गया ना, ये HTML फाइल है। तो मैंने H को प्रेस किया था, बजाय इसके के पास स्क्रॉल करके ढूंढना शुरू कर देता, मैंने H प्रेस किया तो H वाले नामों पे गया और उसने मुझे ये वाली फाइल दिखा दिया, जी हो गया। अब कहाँ पर सेव करना है भाई, यहाँ से अपनी मर्जी की लोकेशन चूज कर लें जहाँ आप सेव करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई D ड्राइव में आते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, क्लास के नाम से बना लिया जी मैंने, बल्कि HTML क्लास बना लेते हैं। ये एक फोल्डर बन गया और यहाँ पर फाइल का नाम रख लें जो भी रखना है हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख लिया फर्स्ट। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, फाइल सेव कर ली। इसका फ़ायदा क्या है, क्यों सेव की फाइल, इसलिए की कि भाई नोटपैड को ये पता लग जाए कि मैं HTML की फाइल में काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके पास तो इतने सारे फॉर्मेट्स हैं। तो सेव इसलिए किया कि उसे ये पता लग जाए कि मैंने किसी और फॉर्मेट में नहीं काम करना, मैंने किस में करना है, HTML में। तो आप जब किसी की फाइल खोलोगे तो वो तो ऑलरेडी HTML ही होगी, उससे भी उसे पता लग जाएगा कि ये HTML फाइल है। लेकिन हम क्योंकि प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमने कहा पहले फाइल सेव कर लेते हैं। अच्छा अब हम सिंटेक्स लिखते हैं इसका, जी सबको बताना यही है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिएगा।
ये प्रीवियस क्लास में हमने यही पढ़ा है जी। HTML लिखा मैंने, कलर ब्लू हो गया, नोटपैड में तो नहीं ऐसा होता था। फिर हमने लिखा /HTML, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया HTML फाइल का, भाई यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है फाइन। यहाँ आते हैं, सेकंड पार्ट कौन सा होता है? हेड का पार्ट होता है। तो हेड का टैग लगाते हैं भाई, अगली क्लास में आप लोगों ने मुझे पढ़ाना है, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं, हेड लगा लिया हमने। जी हेलो, जी जी, हाँ जी बस ठीक है, क्लास हो रही है, बाद में फिर डिस्कस करते हैं कैसा एक्सपीरियंस। जी जी थैंक यू है, मैं फिर ये पहला टैग कौन सा था? टाइटल का टैग लगा लें ज़रा। प्रीवियस स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे टाइटल का टैग कहाँ पे नज़र आता है? ओ भाई क्या हो गया, क्या गलती हुई है? ये देखें कलर रेड हो गया, सिंटेक्स एरर भी शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया, टाइपिंग के मोड में हूँ ना, तो वो कह रहा है ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ ये, और ये जितना हुआ हुआ ये रॉन्ग है। जैसे ही मैं इसके टैग को क्लोज करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। अब अगर मैं स्पेलिंग गलत लिखूंगा तो इसके मेरा कोई कसूर नहीं है, और वो आपको कहेगा भी नहीं कि भाई स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो नहीं है ना जो स्पेल चेक लगाया होगा उसने, तो आपको अपने स्पेलिंग की मिस्टेक को खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसका सिंटेक्स के स्पेलिंग क्या है। अगर आउटपुट गलत आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं सिंटेक्स मिस्टेक करने लगा हूँ, तो मुझे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी मिस्टेक में स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। ये हमें खुद से आइडेंटिफिकेशन करनी है। चलें यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। अच्छा मैंने क्वेश्चन किया था कि ये कहाँ आएगा, अब आपने देखा उसने ये वाला मैसेज कहाँ दिया, किस कलर में दिया? ब्लैक में। तो पता लग गया भाई ये हमारा एक्सप्रेशन है और वो हमारा सिंटेक्स था जी। प्रीवियस स्टूडेंट्स बताइए कहाँ नजर आता है? जी टैब के ऊपर जो टाइटल बार होती है, पेज में कुछ नजर नहीं आता, हाँ टाइटल वाले हिस्से में ये नजर आएगा, ठीक है। फाइल हम बना चुके हैं, अब क्या करूं मैं, इसको सेव का बटन दबा दूं? भाई दबाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपडेट तो करना पड़ेगा जो चेंजेस किए हैं। इसको अपडेट कर देते हैं, ये लीजिए अपडेट हो गया। पूछेगा तो नहीं ना सेव का बटन दबाने से, वो कंट्रोल एस जैसे वर्ड में करते हो आप लोग। अब आ जाते हैं, इसको जरा चलाकर देखते हैं जितना हमने किया। अब एक चीज़ देख रहे हो, मैंने बॉडी लिखा भी नहीं है। अगर मैंने बॉडी यूज़ ही नहीं करनी, बेशक मैं लिखूँ या ना लिखूँ बराबर है की बात है। उसको पता है कि फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि HTML और एंड HTML कर दिया हुआ आपने, तो स्ट्रक्चर की तो उसको समझ आ चुकी हुई है। कहाँ पे था? डी पे था, किस नाम से था? HTML क्लास GA फाइल आ गई है, इसे डबल क्लिक करके खोलें। जब प्रीवियस क्लास के एंड पे मुझे कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये चल तो रही है, इसे दोबारा नोटपैड में कैसे खोलना है। यानी इसके दो मोड है ना, एक इसकी आउटपुट है और एक इसका एडिटिंग मोड है, जिसमें आपको इसमें बार बार चेंजेस करनी है। तो एडिटिंग मोड में इसे हमें एडिटर में लेकर जाना है, और एग्जीक्यूशन में हमें इसे क्रोम पे लेकर जाना है। तो डबल क्लिक करते हैं तो कहाँ जाता है? क्रोम में चला जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें मजीद एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, तो पहले तो ये देखें ये कहाँ पर मैसेज आया जी, कहाँ है? आ गया ऊपर टाइटल बार में, ये था हमारा टाइटल, लग गया टाइटल। न्यू स्टूडेंट्स कौन से थे, पता लग गया आपको? अब आ जाए वापस। दूसरी चीज़ क्या थी जो मैंने आते ही क्वेश्चन किया था आपसे? हाँ फेविकॉल लगाने हैं हम लोगों ने। किसको आता है लगाना? आपको आता है, गुड। बोले जी, टैग बोले क्या लिखना है मैंने? शाबाश, गुड, ठीक है। REL रिलेशन, यानी टैग का नाम है लिंक, और इसके अंदर पहला एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं रिलेशन का। रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, डबल कोट्स में शॉर्टकट। सही गलत लिखूंगा तो मुझे बता देना भाई, हाँ शॉर्टकट में स्पेस नहीं है, ठीक हो गया। सी
छोटा आएगा, सी कौन सा सी? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी कर देता हूँ, आपके कहने पे हूँ। ओके, आगे चलते हैं। कोई और स्टूडेंट बताया ना भाई, एक ही में तो सब जिम्मेदारी बताई। हाइपर रेफरेंस क्या वर्ड क्या है? एच रेफ, ठीक हो गया। एच रेफ इक्वल्स टू, अब आगे क्या आएगा? फेविकॉन, यानी जो अभी मेरे पास इमेज नहीं है, ये हमें पता है, आप देख रहे हैं मेरा भी इमेज तो कोई भी नहीं है मेरे पास, तो क्या लिखूंगा? फेविकॉन डॉट पीएनजी, अभी ये नहीं है मेरे पास। हाँ, कुछ और भी है कि मुकम्मल हो गई है बात? मैं क्या मुकम्मल हो गई बात? क्लोजिंग टैग लगा देंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। इसको भी सेव कर दें, अभी तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे पास कोई इमेज नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि कहीं से भी कोई इमेज पकड़ लेते हैं, कोई भी। अब पीएनजी की बात हो रही है तो कोई सी भी पीएनजी की फाइल होनी चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ मेरे पास कहीं कोई पीएनजी की फाइल है ना, हम उसी को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा ख्याल है मेरे पास होंगी बहुत सारी। ये पोस्ट में आए ज़रा देखें, ये पीएनजी है, ये जेपीजी है, ये पीएनजी है। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसे मैंने कॉपी किया और अपने फोल्डर में ले जाते हैं। HTML क्लास, चलो इमेज तो आ गया, फॉर्मेट ठीक आ गया, नाम वो नहीं है तो इसका नाम चेंज कर लें। रीनेम की ऑप्शन होती है ना विंडो में, F2 उसकी शॉर्टकट की होती है, राइट क्लिक करें तो भी हो जाता है। क्या नाम लिखना है? हो गया। अब इसको चलाएं जरा, ऊपर देखें आ गया इमेज, फेविकॉन भी लग गया। अब अगर किसी का फेविकॉन नहीं लगता तो इसका मतलब क्या होगा? मिस्टेक सिंटेक्स के अंदर है, आइडेंटिफाई करनी है। सिंटेक्स के शॉर्टकट आइकन सही नहीं लिखा, REL के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, href के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, या इमेज उस जगह पर मौजूद नहीं है जहाँ HTML है। अगर इमेज वहाँ पर मौजूद नहीं है फिर मुझे पाथ पूरा बताना पड़ेगा, फिर मुझे पूरा पाथ बताना पड़ेगा जहाँ पर मौजूद है। जो टेंशन में आ गए ना, तो हमने कहा भाई सीधा सीधा तरीका क्या है कि जहाँ HTML फाइल है इमेज भी वहीं पे कॉपी कर लेते हैं, ताकि कम से कम ये टेंशन ना हो। बेसिकली हमने क्या किया, एक इमेज लिया, उसको हमने कहा ये फेविकॉन है, ठीक है। इमेज तो बड़ा है, आपने देखा ना, इमेज तो मैंने बहुत बड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही उसको मैं टैग के अंदर लेकर आया हूँ तो टैग ने क्या कहा कि इस इमेज को शॉर्टकट कर दो। उसने क्या कहा कि इसका शॉर्टकट आइकॉन बना दो, यही कहा है ना उसने। तो टैग ने उसको शॉर्टकट आइकॉन बनाया। अभी देखिएगा अगले लेक्चर्स में मैं इसी इमेज को बड़े इमेज के तौर पर भी यूज कर लूंगा, जिसको अभी मैंने कॉपी किया है, इसी इमेज को मैं बड़े इमेज के तौर पर भी यूज करूंगा। ये छोटा कैसे हुआ है? शॉर्टकट आइकॉन की वजह से छोटा हुआ है, उस लिंक के टैग की वजह से छोटा हुआ। चलें अब आगे आ जाते हैं। ये हो गया जी, इतना हिस्सा हमारा खत्म। अब जरा एक काम करें, वो वाली वेबसाइट दोबारा से खोलते हैं और वहां पर एक चीज देखते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। कोई भी चीज जब मुश्किल कर रहे होते हैं ना, जो लगती है मुश्किल है, तो सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो अगर आप ये पहले ही डिसाइड करके बैठें कि ये वाला काम जो है ना, ये 5 चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो उसमें से ये वाला काम तो मुझे पक्का पता नहीं आएगा ना, तो फिर ज़्यादा पक्का होकर नहीं आता आपको। तो पहले आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि कोडिंग मुश्किल नहीं है और हम कोडिंग कर नहीं रहे। सबसे पहले तो ये क्लियर माइंड रखें कि हम कोडिंग नहीं कर रहे भाई, वेब डेवलपर कोडिंग करेंगे। हम तो सिर्फ वो बेसिक वो वाले टैग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर जाकर एसईओ को इंटरेक्ट करना है हमने, बस। हमने सिर्फ उन टैग्स की बात कर रहे हैं, हम सारे टैग्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और ये वेबसाइट आ गई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जरा इसकी कोडिंग में जाए। अब मैं लाइव वेबसाइट पे आ गया हूँ ना। कैसे जाते हैं कोडिंग में? कंट्रोल यूज से जाते हैं। ठीक हो गया। आगे यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताने लाया हूँ, वो क्या है? ये वाला टैग, इसका पर्पस क्या होता है, जरा ये आपको बता देता हूँ। इसमें आए, यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं पहले। इसका कलर ग्रीन आ रहा है, ऐसी है, इसका मतलब क्या है? ग्रीन कलर में नजर आ रहा है हमें। अगर आप कोडिंग के अंदर
कुछ कमेंट करना चाहते हो, कोई रिमार्क्स के तौर पर बात लिखना चाह रहे हैं, जैसे कितना बड़ा कोड था तो उसके ऊपर मैं चाहता है कि हेडिंग लिखी हुई आ जाए कि भाई इसके बाद वाली जो लाइन है वो क्या है, फेविकॉल इमेज है। आसानी हो जाएगी ना मेरे लिए। कमेंट कर लिया मैंने, इसको आप कमेंट कहना चाहते हैं कमेंट कह लें, इसको आप रिमार्क्स कहना चाहते हैं रिमार्क्स कह लें, लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, यानी इसका कोई रोल नहीं है पेज में। पेज के अंदर जो काम मैं कर रहा हूं इस लाइन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें एक कमेंट ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड करने का क्या तरीका है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कुछ हिस्से को, इसका मतलब ये भी तो निकलता है ना कि अगर मैं अपनी पूरी वेबसाइट में से कुछ हिस्से को टेम्परेरी तौर पर एग्जीक्यूट ना करना चाहूँ तो उसे कमेंट कर सकता हूँ। यानी इसको मैं रोक रहा हूँ, पास कर रहा हूँ बेसिकली, कि भाई ये वाला हिस्सा पास है, नजर आए लिखा हुआ मगर एग्जीक्यूट ना हो। अच्छा, अब जरा एक काम और करते हैं। ये लिखा कैसे है, मैंने पहले तो इसका सिंटेक्स समझ लें क्या होता है। पहले जितना हिस्सा मैंने हाईलाइट किया इतने हिस्से को समझ लें कि ये टैग है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश, ये टैग है स्टार्ट, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग। ये स्टार्टिंग टैग लगाया आपने, स्पेस दिया, उसके बाद वो मैसेज दिया जिसको आप कमेंट करना चाह रहे हो। तो मैंने कहा भाई ये वाला वर्ड लिखा हुआ आ जाए फेविकॉल इमेज, ये मैंने अपनी मर्जी से ये वर्ड टाइप कर दिया, ये वाला वर्ड मैंने टाइप कर दिया फेविकॉल इमेज, और उसके बाद मैंने क्या कहा बस इतना हिस्सा ही कमेंट है। तो अब मैंने टैग को क्लोज करना है ना। पहले हमने क्या किया, टैग को स्टार्ट किया है। कहाँ पे स्टार्ट किया भाई, कहाँ पे स्टार्ट हुआ टैग जी, लेस देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश, ये स्टार्ट है। उसके बाद अपना मैसेज दिया, जितना भी मैसेज देना है भाई, 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, 10 वर्ड्स का, 6 पैराग्राफ्स का, 1 पैराग्राफ का, डिपेंड्स। उसके बाद जहां पर बात खत्म होगी तो वहां पर क्या करेंगे, फिर डैश डैश लगाकर टैग को क्लोज कर देंगे। अभी क्योंकि मेरा फेविकॉन आइकॉन ही सिर्फ कमेंट करना था तो उसके मैंने फौरन बात लगा दिया। जरा मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, देखें क्या हुआ है। सिर्फ कट ही किया मैंने, अभी पता लगा क्या हुआ है, सब लोग देख के जरा मुझे समझाएं। सारे का सारा कमेंट बन गया, यानी अब पूरी की पूरी वेबसाइट ही, फिलहाल मेरी वेबसाइट इतनी है ना, तो सारी की सारी वेबसाइट ही कमेंट बन गई है। अब अगर मैं क्या करूं, इसको यहां लाऊं, हाँ हाँ, उसने सारा ही कमेंट बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टैग है ये कमेंट करने के लिए होता है, यानी कमेंट करने का, इसको आसान वर्ड्स में कह लें कि अगर आप कुछ लाइनों को पास करना चाह रहे हैं कि भैया एग्जीक्यूट ही ना हो, ना चलें, तो हम उसके लिए ये कमेंट का टैग लगा लेते हैं। अभी आप देखें मैंने इस लाइन तक लगाया तो नीचे वाला हिस्सा चल रहा है, सिर्फ इधर तक कमेंट हुआ, पहले तो सारी हो गई थी ना कमेंट। समझ में आ गया। अब जब मैं इस कोडिंग को पढ़ता हूँ, इधर आए जरा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रीन क्या है। मैं क्या समझ में आना शुरू हो गया ना, ये पूरी वेबसाइट के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है। ये डेवलपर ने अपनी सहूलत के लिए और हमारी सहूलत के लिए ऊपर एक हेडिंग्स बनाई हुई हैं कि भाई इसके नीचे ये कोड लिख रहा हूँ मैं। जैसे ऊपर लिखा होता है ना फेविकॉन, तो मुझे पता लग गया ना ये फेविकॉन है, मुझे तो वैसे भी पता था कि भाई लिंक रिलेशन का टैग है, लेकिन अगर किसी को ना पता हो तो उसको इसके नाम से तो फाइंड कर लेगा कि भाई फेविकॉन कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कमेंट का टैग भी पता लग गया आपको, इसको यहाँ से उठा के वापस वहीं ले जाएंगे। चल पड़ा। अब आगे एक टैग और करते हैं आज, दैट इज बॉडी के अंदर एक टैग करते हैं, और वो क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ का टैग, जो कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इस वेबसाइट की हमने एसईओ करनी है तो इसके अंदर ये टैग मौजूद है कि नहीं है मौजूद। दैट इज हेडिंग स्टाइल। हेडिंग स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होती है ना। H1 H2 H3 स्टाइल में जाओगे तो हेडिंग स्टाइल आ जाते हैं, H1 से लेकर H6 तक। बिल्कुल
बिल्कुल वही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। अभी पहले मैं हेडिंग स्टाइल लगाता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पर हेडिंग स्टाइल से मुराद क्या है, ठीक है जी। H1 यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, लिखता हूँ हेडिंग स्टाइल और स्लैश H1, ऐसे ही है। क्लोज कर दिया। मुझे इसको कितना लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। इसको मैं क्या कर दूं, 2 कर दूं। इसको भी 2 कर दें। अच्छा, अब एक चीज आपने और नोट करनी है कि मैं टैग को क्लोज भी कर रहा हूं। H3, हर टैग क्लोज करना जरूरी नहीं होता। H4 और इसको भी H4 कर देते हैं। 5, 6 हेडिंग स्टाइल हो गए। यहाँ तक आप सब जानते हैं, अभी तक आप यही समझ रहे हैं कि ये एक फॉर्मेटिंग है, ऐसे ही है ना, सबको यही लग रहा होगा कि भाई हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो H1 जो होगा वो बड़ा सा होगा, तो H6 तक पहुंचते पहुंचते स्टाइल्स छोटे होते जाएंगे, ठीक है। इसको सेव करो, इसको रन करो। यहाँ तक तो ऐसे फील हो रहा है कि पहला हेडिंग स्टाइल बहुत बड़ा, सीक्वेंस में छोटे होते जा रहे हैं 6 तक। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम बड़े हेडिंग स्टाइल्स और छोटे हेडिंग स्टाइल्स इस्तेमाल करें, ऐसे ही है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हमें ये नहीं समझना कि ये हेडिंग स्टाइल्स कोई फॉर्मेटिंग है। हमें ये समझना है कि ये हेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। आप बुक्स पढ़ते हैं, छोटे बच्चे क्लासेस में बुक पढ़ते हैं, है ना। बुक्स को लिखने का, कंपोज करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है। एक चैप्टर शुरू होता है, उसके ऊपर चैप्टर का नाम लिखा होता है। फिर क्या होता है, उस चैप्टर का पहला टॉपिक होता है, सम टाइम उस टॉपिक के ऊपर नाम लिखा होता है 1। फिर क्या होता है, नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, उसको एक्सप्लेन किया होता है। उसके बाद फिर आगे क्या आता है, फिर नीचे लिखा हुआ आता है 1.1 आता है ना। फिर उसके साथ एक टॉपिक लिख देते हैं और 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ बन जाता है। तो अब आपको क्या फील हुआ कि ये 1.1 क्या चीज़ है। पहले लिखा था 1, एक हेडिंग लिखी, पैराग्राफ लिखा, नीचे आए, फिर लगा दिया 1.1, फिर एक हेडिंग लिखी, पैराग्राफ लिखा, फिर लगाया 1.2, फिर हेडिंग लिखी, फिर पैराग्राफ लिखा, फिर लगाया 1.3। आपको क्या समझ आ रही है इससे। सब पार्ट आपको यही समझ आ रही है ना। किसी ने आज तक समझाया तो नहीं होगा ये। मैं क्या स्कूल में कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ये कि भाई ये पढ़ने का तरीका ये है। नहीं सिखाते ना स्कूल में पढ़ने का तरीका, सीधा सीधा पढ़ाई जाते हैं। इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये क्या पॉइंट है, क्या चीज समझाई जा रही है, कौन सा मेन पॉइंट है और कौन सा सब पॉइंट है। इट इज द पर्पज ऑफ हेडिंग स्टाइल। यानी हमने हेडिंग स्टाइल्स को किस लिए इस्तेमाल करना है, स्ट्रक्चर के लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपनी बात शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, H1 से। अगर हम H1 लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइमरी पॉइंट आपका ये वाला है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा पॉइंट आगे लिखेंगे और हम उसका कोई सेकेंडरी पॉइंट बनाना चाह रहे होंगे तो हम उसको H2 कर देंगे। फिर हम उसका एक और सेकेंडरी पॉइंट बनाना चाह रहे होंगे, फिर उसको H2 कर देंगे। इस तरह अगर हमें लगे कि एक छोटा सा और भी कोई इसका सेकेंडरी पॉइंट है, हम उसको H3 भी कर सकते हैं। इस तरह हम उसको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। फिर जब हमें लगेगा कि अब हमने एक और नया टॉपिक शुरू कर दिया, फिर हम H1 कर देंगे। जरूरी नहीं है H1 करें, बहुत सारे H1 नहीं करने। अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी है तो फिर बहुत सारे H1 नहीं करने, फिर कुछ H1 करेंगे प्राइमरी के लिए और कुछ H2 के साथ स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेंगे।
कहाँ गई फॉर्मेटिंग? नो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग नहीं है। अब अगर मैं इधर आऊँ, इस वेबसाइट में हूँ जो भी हमने खोली हुई है, नीचे आइए, जी वेबसाइट शुरू हो रही है, सबसे ऊपर एक हेडिंग आ रही है, ऐसी है ना? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हेडिंग स्टाइल 1 है, तो इसकी शक्ल देख के किसी को यकीन आ जाएगा कि ये हेडिंग स्टाइल 1 है? सही बताना है, मेरे पे नहीं यकीन करना, तस्वीर देख के बताना है। एक बंदे ने यकीन कर लिया मेरे कहने पे, ठीक है, अच्छा उसको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर हेडिंग 1 कौन सा है। भाई ये हेडिंग 1, अब बताओ मुझे, सही यकीन किया आपने मुझ पे कि गलत किया? नीचे वाले को छोड़ दो, मैंने जैसे हाईलाइट किया, मैं कि ये हेडिंग 1 है ना, और फिर मैं आपको उस साइट पर जाकर ये भी कह रहा हूँ कि ये भी हेडिंग 1 है, तो मैं क्या आपको यकीन आ रहा है कि ये दोनों हेडिंग स्टाइल 1 हो सकते हैं? या ऐसे ही है जैसे मेरे को मेरी और इसकी शक्ल आपस में मिलती है, भाई मिलती है, या मेरे को उनसे मेरी शक्ल मिल रही है, मिल रही है, तो शक्ल तो मिला लो यार, शक्ल मिल रही है, फोन की शक्ल ही नहीं मिलती आपस में, कि मिलती है? नहीं मिलती। मेरे कहने पे यकीन नहीं करना, फोन एक जैसे नहीं है, फोन एक जैसे नहीं दिख रहे, कि फोन एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। जब नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये है कि दिखने में तो नहीं लग रहे कि एक जैसे हैं। ये बात करने का मतलब क्या है मेरा, ये बात करने का मेरा मतलब ये है कि हेडिंग स्टाइल वो भी है, हेडिंग स्टाइल ये भी है, वो भी हेडिंग 1 है, ये भी हेडिंग 1 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शक्ल ही चेंज कर दी है उसकी। इसका मतलब क्या हुआ, कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि हेडिंग स्टाइल 1 जो है वो फॉर्मेटिंग के तौर पर हम यूज़ ही नहीं कर रहे। भाई फॉर्मेटिंग के लिए हम हेडिंग को यूज़ ही नहीं कर रहे। फॉर्मेटिंग मैंने डेवलपर से करवाई है, और उसे कहा है मैंने कि इसका कोई डिज़ाइन अच्छा सा बनाओ, तो डेवलपर ने CSS इस्तेमाल किया है, कैस्केड स्टाइल शीट्स के थ्रू इसकी फॉर्मेटिंग की है और इसका फॉर्मेट डिज़ाइन किया है। यानी हेडिंग स्टाइल्स को हम फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके बावजूद मैंने इसमें हेडिंग स्टाइल लगाया। क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जो बंदा मेरी वेबसाइट पर आए और गूगल का क्रोलर जब उसे रैंक करने के लिए आए और वो वेबसाइट को, स्ट्रक्चर को देखे कि इसने मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ, तो उसको कीवर्ड में हेडिंग स्टाइल मिल जाए, मिल जाएगा तो वो कहेगा भी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ओके है। जी पॉइंट समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि H1 वर्ड जब तक हम इस्तेमाल करते थे तो हम कहते थे ये फॉर्मेटिंग है, यूज भी उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर हम उसको स्ट्रक्चर के तौर पर स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। अपना स्ट्रक्चर क्या है? हम कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर आएगा वो क्या होगा? H1, और जो सबसे नीचे होगा स्ट्रक्चरल फॉर्म में, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 3 पैराग्राफ्स लिखे, और जो पहला पैराग्राफ लिखा उसको मैंने लगाया H1, और जो दूसरा पैराग्राफ लिखा उसको मैंने लगाया H2, और जो तीसरा पैराग्राफ लिखा उसको मैंने लगाया H2 या H3। तो मतलब क्या है इस बात का, कि जो पहली हेडिंग यूज की है मैंने, वो क्या है, इसका मेन पॉइंट है, और जो बाकी के हैं वो उसके सब पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि ये मेन पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स हैं। मैं कहीं इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा कि ये मेन पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। कैसे एक्सप्लेन हो रहा है भाई? गूगल के क्राउलर को क्या समझ आएगी कि आप क्या लिख रहे हो? आपके टॉपिक को तो नहीं उसने अंडरस्टैंड करना, उसने इन हेडिंग स्टाइल्स को ढूंढना है। जिसकी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स होंगे, जिसकी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स होंगे, वो कहेगा हाँ भाई ये स्ट्रक्चरल तरीके से लिखा हुआ है, और उसका पेज स्ट्रक्चर वो कहेगा अच्छा बना हुआ है। और जिसमें हेडिंग स्टाइल्स नहीं होंगे कहेगा बहुत ही पुअर पेज स्ट्रक्चर है, इसे इंप्रूव करो। और जब मैं और डिटेल्स में जाके उससे पूछूंगा तो कहेगा भाई आपने तो हेडिंग स्टाइल ही नहीं यूज किए हुए, हेडिंग स्टाइल यूज करो। हम हेडिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज नहीं कर रहे, फॉर्मेटिंग मैं डेवलपर से करवाऊंगा। अब एक और बात भी हो सकती है, भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बस बात को खत्म करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। हो सकता है जब मैंने इस वेबसाइट की एसईओ करनी शुरू की हो तो यहाँ पर लिखा हो वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग या वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये मेन, यहाँ से आपका मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, तो वेलकम से शुरू कर रहे हैं हम, तो इससे क्या हमें रैंक करने में कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, रैंकिंग में हमारा कोई इंप्रेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसका स्टार्ट अपने प्राइमरी कीवर्ड से करूं,
जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। और मैंने क्या कहा भाई, प्राइमरी कीवर्ड देखें इस वेबसाइट में क्या है हमारा, इस वेबसाइट में हमारा प्राइमरी कीवर्ड है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। कैसे पता लग रहा है भाई, इधर माउस रखो, आ गया बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। हेडिंग स्टाइल में देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो पता लग गया कि मैं किस प्राइमरी कीवर्ड को लेकर चल रहा हूँ। उसी प्राइमरी कीवर्ड को मैंने टाइटल में यूज किया, उसी प्राइमरी कीवर्ड को मैंने हेडिंग स्टाइल में यूज किया, और उसी प्राइमरी कीवर्ड को मैंने पैराग्राफ में भी इस्तेमाल किया। तो ये काम है जो हमने करना है। मैंने इसका, अगर इस वेबसाइट के शुरू में लिखा हुआ था ना वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, सो मैंने वो कंटेंट चेंज किया। अब अगर मेरा क्लाइंट कहे नहीं भाई मैंने वेलकम करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस लाइन के नीचे एक छोटा सा मैसेज दे दूंगा वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, लेकिन मैं उसको कभी भी हेडिंग स्टाइल में नहीं लेकर जाऊंगा। इसलिए कि आप जिस देखें गूगल कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपने एसईओ की हुई है, टैग्स की मदद से। अगर आप टैग्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो उन वर्ड्स को आपके कीवर्ड समझेगा। मिसाल के तौर पर मैंने H2 को यूज किया, और हर H2 के साथ मैसेज क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, लिंक बना हुआ था वहां लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर। तो मेरी वेबसाइट में कुछ 20 H2 हैं, और 20 H2 के साथ मैसेज क्या आ रहा है, क्लिक हियर। तो जब मैं इसकी ऑडिट करूंगा वेबसाइट का, तो क्लिक हियर मेरा कीवर्ड होगा कि नहीं होगा, कीवर्ड तो नहीं है मेरा क्लिक हियर, लेकिन क्योंकि मैंने उसे हेडिंग स्टाइल में यूज कर लिया तो वो समझेगा कि ये आपका कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनको कहाँ इस्तेमाल करना है, हेडिंग स्टाइल्स में इस्तेमाल नहीं करना, बाहर निकाल देना इन चीज़ों को, ताकि हम ये ना कहें कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ये है स्ट्रक्चर वेबसाइट का, ये है जो हमने देखना है। हमने वेबसाइट नहीं बनानी है, हमने सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि ये चीज़ें सही इस्तेमाल हुई हैं कि ये चीज़ें गलत हुई हैं। अगर गलत हुई हैं तो हम इनको ठीक करेंगे। अगर मुझे पता लगेगा कि अभी H1 जो लगे हुए हैं, 80 H1 है एक वेबसाइट में, 80 टाइम्स उसने H1 की हेडिंग इस्तेमाल की हुई है वेबसाइट में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा और मिसयूज, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये देखूंगा कि इनमें से कितने कीवर्ड्स पे साथ की हुई है, असल कीवर्ड्स के साथ की है, और बाकियों के सारे मैं H1 हटाकर सिंपल फॉर्मेट कर दूंगा उसका। समझ में आई बात की। हाँ, अगर मुझे उसका स्टाइल चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे तो H2 का फॉर्मेटिंग स्टाइल चाहिए था, मैं इसलिए यूज़ कर रहा था, तो फिर मैं डेवलपर से कहूँगा मुझे CSS का कोड लगा दो इस तरह का कि ये स्टाइलिश लगे, जैसे ये आपको स्टाइलिश टेक्स्ट लग रहा है। और H1 को हम स्टाइल के लिए तो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। वर्ड में तो ठीक है ना, वो है ही उस तरह का, वो तो यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन यहाँ पर तो अगर मैं H1 यूज़ करता तो ऐसा नज़र ना आता ये, अगर मैं सिर्फ H1 यूज़ करता। यहाँ पर H1 भी है, H1 के साथ साथ स्टाइल भी है, एक CSS स्टाइल भी इस पे लगा हुआ है। CSS से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। हाँ, यानी समझना, हमने CSS भी सीखनी है। CSS वो सीखेगा जिसने वेब डेवलपमेंट करनी है, PHP वो सीखेगा जिसने वेब डेवलपमेंट करनी है। हमने क्या करना है, हमने ये पॉइंट्स निकालने हैं बीच में से, वो जगह फाइंड करनी है। हम वो जगह फाइंड करने लगे हुए हैं, वो जगह फाइंड कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर गूगल के क्राउलर को सेटिस्फाई करना है। ये वो जगह हैं। इनमें से हमने अभी पहले टाइटल को देखा, उसके बाद फेविकॉन को देखा, और आज हमने हेडिंग स्टाइल्स को देखा। ठीक है।